अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। एक सवाल दिया था मैंने, स्प्रिंग 19 क्वेश्चन नंबर 2, अगर किया है तो हो गया होगा। वही कंपोनेंट्स वाला सवाल था। इसमें सिर्फ इतना था कि एनुअल डिमांड प्रोडक्ट के यूनिट से मल्टीप्लाई करके बनानी थी। सिर्फ ये ही एक इशू था, बाकी सब बिल्कुल वैसा सही सवाल था। जी मैं कौन बताता हूँ। डेल्टा प्रोडक्ट था, लेकिन नीचे जो इन्फॉर्मेशन थी वो पी क्यू आर थी, और ये पी क्यू आर जो है कंपोनेंट्स हैं जो डेटा में डलते हैं। तो ऊपर डेल्टा की डिमांड बताई गई 5000 यूनिट्स। हम सवाल सॉल्व करने लगे पी क्यू आर का। तो पी क्यू आर की एनुअल डिमांड या मंथली डिमांड हमें डेल्टा से लिंक करनी पड़ेगी। डेल्टा महीने में हम 5000 यूनिट्स बनाते हैं। अब वो 5000 बनाने के लिए पी 2 चाहिए, क्यू 2 चाहिए, आर 3 चाहिए 1 यूनिट के लिए। तो उसको फिर 5-5 हज़ार से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पी क्यू आर की मंथली डिमांड बनेगी। यही एक पॉइंट है इसमें। बाकी अब इसमें और क्या मसला हो सकता है। हाँ, ये जो टेबल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पर केजी है, पर यूनिट है, प्रोडक्ट के क्या है बताया हुआ है। इस टेबल से ऊपर लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी ये इसी पी क्यू आर की ही पर कंपोनेंट कॉस्ट है। जो चाहिए होती है ना जिस शक्ल में, ये वही दी हुई है। ईच कंपोनेंट यानी हर एक की अलग अलग दी हुई है। तो ये इसी शक्ल में चाहिए होती है, इसी शक्ल में हमने सिर्फ लिख लेनी है। मटीरियल ले लेंगे, लेबर ले लेंगे, ये काम पहले भी 3 दफ़ा कर चुके। एफ ओ एच में से फिक्स निकाल देंगे। ये तकरीबन वैसा सही है जैसे वो X1 2 3 का किया था। उसमें भी फिक्स्ड ₹1.5 पर आवर दिया हुआ था, इसमें ₹20 पर आवर दिया हुआ है। तो एफ ओ एच में से फिक्स्ड माइनस कर दिया तो पीछे वेरिएबल रह जाएगा। और बाकी इसमें आपने कुछ पूछना है तो पूछे। हाँ, यानी मेक और बाय करना है। तो अब अगर हम पी क्यू आर को बाय करना छोड़ देंगे तो इसकी शायद कोई फिक्स खर्चे बच जाएं। अगर कोई बचते तो जिस तरह से वो बीटा और जी वाले सवाल में बताया हुआ था, तो उसको हम बिल्कुल रेलिवेंट मान के उसको भी कंसिडर करते। स्प्रिंग 19 क्वेश्चन 2 डन। मेक और बाय बहुत हो गया, इसके सारे सवाल ही ऑलमोस्ट करा दिए आपको, तकरीबन सारी कर लिए हैं। आगे चलते हैं। और अगला डिसीजन क्या था? टाइप्स ऑफ डिसीजन में आपको लिमिटिंग फैक्टर करा दिया मैंने। स्पेशल ऑर्डर हो गया, मेक और बाय हो गया, 5 लिखे थे ना मैंने। कंटिन्यू और शट डाउन। कंटिन्यू और शट डाउन। क्या कंटिन्यू और शट डाउन? नहीं, पूरा बिजनेस तो नहीं, कोई एक सेगमेंट होगा, कोई फैक्ट्री होगी, कोई एक ब्रांच होगी। ये इसी कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा, पूरा बिजनेस भी हो सकता है वैसे, लेकिन कोई एक सेगमेंट। ओरिजिनली ना ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। और हम में से जो लोग अगर अभी कोई एमएफए पढ़ रहा है तो अभी ही शायद, नहीं तो अगली दफ़ा पढ़ लेगा कोई। एमएफए में लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, उसमें एक आधा सवाल इस पे है भी, कंटिन्यू और शट डाउन पे। तो कॉन्सेप्चुअली कंटिन्यू और शट डाउन एक लॉन्ग टर्म नेचर का डिसीजन होता है। इसकी मिसाल ऐसे समझ लेते हैं कि एक फैक्ट्री है, मैनेजमेंट ने फैसला करना है कि इस फैक्ट्री को चलाते रहें या बस बंद कर दें। अगर चलाते रहें तो कब तक चलती रहेगी? बस 1 साल? नहीं, काफ़ी ईयर्स चलेगी। तो ये टेक्निकली एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। लेकिन आपके सिलेबस में चूंकि शॉर्ट टर्म डिसीजन है, तो कोई एक सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे। एक सवाल अभी करा दूंगा और उसका एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन होमवर्क दे दूंगा, उसी का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन था। तो अभी सवाल कराऊंगा तो आप देखेंगे।
कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट कर दी होगी कि जिससे वो शॉर्ट बन गया होगा, मतलब 1 साल के कॉन्टेक्स्ट वाला डिसीजन बन गया होगा। तो ओरिजिनली तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, लेकिन सवाल में हो सकता है सिचुएशन शॉर्ट टर्म की बन जाए। लेकिन एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो हो सकता है क्रिएट, जैसे एक फैक्ट्री में आग लग गई और उस फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनरी ख़राब हो गई है, लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। अब मैनेजमेंट ने सोचा है कि हमने चूंकि कस्टमर्स के ऑर्डर पकड़े हुए थे और अभी मार्केट से फ़ौरन निकलना भी ठीक नहीं है, तो इस बची कुची फैक्ट्री को बस साल और घसीट लें किसी तरह, फिर तो बंद कर ही देंगे, या बस दफ़ा करो भी बंद करो। अब इसमें कंटिन्यू किया भी तो कितना अर्सा, बस साल, और शट डाउन फॉरन, तो ये कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजन हो गया शॉर्ट टर्म में। वैसे टेक्निकली ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, क्योंकि कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करना है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म सिचुएशन हो सकती है क्रिएट। अच्छा, डिसीजन मेकिंग का तरीका क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, कंटिन्यू करें या शट डाउन कर दें? दो ऑप्शन हैं, देखना पड़ेगा। हाँ जी, 2 ऑप्शन हैं, कंटिन्यू करें या शट डाउन करें। कैसे करें डिसीजन? चूंकि डिसीजन है इसलिए आइटम सिर्फ रेलिवेंट वाली कंसिडर होंगी, और 2 ऑप्शंस कंपेयर करनी है, तो दोनों ऑप्शंस को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे रेलिवेंट आइटम्स कैलकुलेट करके। अगर दोनों ऑप्शंस में ही लॉस आ रहा हुआ तो जिसमें कम लॉस बेहतर है, दोनों ऑप्शंस में ही समहाउ अगर प्रॉफिट आ रहा हुआ तो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। बस ये कंटिन्यू शट डाउन ऐसे ही होता है। इसमें डिसीजन रूल यही है जो आपको बता दिया। क्योंकि डिसीजन मेकिंग है बहरहाल, इसलिए करनी रेलिवेंट आइटम्स, यूज रेलिवेंट आइटम्स करनी है। कंटिन्यू शट डाउन में अंग्रेजी है ये, बस यही है कंटिन्यू शट डाउन। प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, एक होमवर्क दे दूंगा, सवाल पढ़ लीजिए आप। सितंबर 15 क्वेश्चन नंबर 9। सितंबर 2015 क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ ले, मैं करता हूँ।
हाँ जी, पढ़ के एंड तक पहुँचेंगे तो शुरू करूँगा। चलिए पहले कहानी सुनाता हूँ। मैनेजमेंट ने इरादा किया कि 1 साल के बाद हम ये जगह खाली करके चले जाएंगे। और ये ऐसे ही मैं खुद ही कहानी बना रहा हूँ कि कोई कंपनी है जिसकी और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, और उन्होंने अभी फ़िलहाल एक इलाके में फैक्ट्री खोली हुई थी जिसको उन्होंने साल बाद छोड़ने का डिसीजन कर लिया हुआ है। साल बाद तो जाना ही है, ये डिसाइड हो चुका। जैसे ये अफवाह फैली, अफवाह तो खैर नहीं, सच्ची बात है, जैसे ये खबर लीक हुई तो जितने भी काम के लोग थे सारे छोड़ के चले गए। अब मैनेजमेंट को जब ये मसला पता लगा कि तो लोग ही छोड़ गए हैं सारे, अब उनके पास 2 चॉइसेस हैं कि या तो जो उन्होंने साल बाद जाना है किसी तरह घसीट के किराए पे लोग लाके साल किसी तरह काम चला लें, या फिर जाना तो साल बाद ही है, टिकटें साल बाद की कराई नहीं है, तो फैक्ट्री साल तक किसी को किराए पे दे जाए। ये बात कहानी दोबारा सुने। मैनेजमेंट ने यह फैसला कर लिया हुआ था कि 1 साल के बाद इस सेगमेंट को बंद कर देना है। ये बंद साल बाद ही करना है, ये अभी नहीं करना। फैक्ट्री साल बाद छोड़नी है। लेकिन इस खबर के आउट होने से सारे स्किल्ड लोग छोड़ गए। अब मैनेजमेंट को फिक्र पड़ गई कि काम कौन संभालेगा। अब 2 चॉइसेस हैं कि या तो किसी भी तरह किराए पे कोई हल्के लोग सही लेकिन ले आए, प्रोडक्शन कर लें और काम चला लें, या फिर खुद निकलें। जाना तो ये जगह तो बंद साल बाद ही करनी है, या तो खुद साल तक चला लें या किसी को किराए पे दे दें। ये है इस पूरे सवाल की कहानी। The board of directors of Sahil Limited has decided to close one of SL's operating segments at the end of next year। ये तय हो चुका है, साल खत्म होगा अगला और उसमें फिर ये सेगमेंट क्लोज कर देंगे। हैज डिसाइडेड, ये आपसे नहीं पूछा कि बताएं बंद करें कि ना करें, ये फैसला हो गया है। लेकिन जब ये बात के क्लोज हो जानी है, ये बात ओपन हुई तो स्किल्ड लोग चले गए। कंसिक्वेंटली मैनेजमेंट के पास अब फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स हैं कि या तो वो खुद ये काम फौरन छोड़ें और 1 साल तो है ही है हमारे पास, ये फैक्ट्री किसी को किराए पे दे दें, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर ले आएं और खुद ही प्रोडक्शन करके साल खुद गुजारा कर लें। अच्छा, बात मैं फिर बता रहा हूं, फैक्ट्री छोड़नी साल बाद ही है। अब डिसीजन क्या लेना है कि उस साल तक जो फैक्ट्री हमारे पास ही है खुद ही ऑपरेट करें या फैक्ट्री किसी को किराए पे दे दें, ये है ऑप्शन। अब उसके बारे में फिर आगे फर्दर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई है जिसमें खर्चे बताए हुए हैं और ताकि हम रेलिवेंट आइटम्स ढूंढ सकें इसमें से। ये है कहानी सवाल की। और रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है एडवाइज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से ऊपर जो सारी कहानी लिखी है। अच्छा, ऊपर वाला टेबल क्या है? कंपनी ने जाना कब है? फैक्ट्री बंद करनी है 1 साल बाद। 1 साल तो चलानी ही थी और उस साल में जो होना था वो ये बजट है। दी सेल्स एंड प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर वर बजटेड एट इतना, और ऑन द बेसिस देयर ऑफ ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रुपीज में इनकम स्टेटमेंट कह रहे हैं बनाई हुई है। इस बजट के बनाने के बाद खबर लीक हुई है, उसके नीचे पैराग्राफ में फिर आगे कहानी चल रही है। यानी मैनेजमेंट ने यह जो हैज डिसाइडेड था पहला पैराग्राफ कि 1 साल हम काम ऑपरेट करके जाएंगे, उस 1 साल में क्या करेंगे ये वो बजट है। इसके बाद फिर खबर लीक हुई है और अब मैनेजमेंट को फिक्र पड़ गई है क्या करें। तो ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर ला के काम चलाएंगे, ये उसके रिजल्ट्स हैं, या उससे पहले जो सोचा था कि जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा उसके रिजल्ट्स हैं। ये पहले वाला है, ये फर्क बड़ा जरूरी है जानना। ये पहले वाले हालात के मुताबिक बजट है, ये बात ओके। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है, कितनी ऑप्शन थे जिनको कंपेयर करना? 3 कैसे? नहीं, बजटेड वाला तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1, सेल्स मैनेजर ने कहा है कि अगर तो आपने प्राइस वही रखी तो फिर तो हम 30,000 यूनिट्स बेच लेंगे, लेकिन अगर प्राइस कम कर दें तो फिर 40,000 यूनिट्स बेच पाएंगे। तो फिर 3 ऑप्शन हो गई। एक ऑप्शन अभी खुद निकलें किराए पे दे जाएं, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन कि हम खुद ही ऑपरेट करें। इस दूसरी में आगे फिर 2 ऑप्शन निकल गई। क्या? प्राइस सेम रखें 30,000 यूनिट्स बनाएं, प्राइस कम कर दें
40,000 यूनिट्स बनाए। तो ये 3 ऑप्शन हैं जो हम कंपेयर करने लगे। क्वेश्चन 9 और टर्म 15। एक ऑप्शन है कि क्लोज डाउन एंड रेंट आउट, एक ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कंटिन्यू एट सेम सेल प्राइस, और एक ऑप्शन है रिड्यूस्ड सेल प्राइस। ये 3 ऑप्शन। अच्छा, अब इस सवाल को, और वैसे भी जहाँ पर पहले भी एक आधा सवाल ऐसा किया है जहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन सॉल्व कर रहे होते हैं अलग अलग, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सवाल एक ऑप्शन लें, पूरा सवाल पढ़ें, उस ऑप्शन को सॉल्व कर दें, फिर दूसरी ऑप्शन की तरफ ध्यान दें, फिर पूरा सवाल पढ़ें, फिर दूसरी ऑप्शन सॉल्व कर दें, फिर तीसरी ऑप्शन पे आए, फिर पूरा सवाल पढ़ें। ये भी कर सकते हैं, और सवाल की तरतीब से चलते जाएं, जो जहाँ जहाँ लिखने वाला है वहाँ लिखते जाएं, जिसमें जिसको जैसे आसानी हो वैसे करना। मैं अभी सब इकट्ठे ही चला लेता हूँ, लेकिन आप लोग जैसे जिस तरह आसानी समझें वैसे करिएगा। जैसे कल वाला सवाल जब मैंने किया था जिसमें कंट्री एक्स वाला, और उसमें चूंकि टोटली डिफरेंट कैलकुलेशन थी, तो वो तो एक एक करके ही करेंगे। इसमें आप देखेंगे कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं, तो इसलिए इनको मिला के भी चला सकते हैं, अलग अलग एक एक करके भी कर सकते हैं। पहले तो ये 3 ऑप्शंस वाली बात क्लियर कर ले, किसी को ये ना समझ आई हो तो, कि 3 ऑप्शंस मैंने कैसे क्रिएट कर दी। क्योंकि सवाल में रिक्वायरमेंट में से पूछा हुआ है कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। एक्शंस कितने हैं वो तो हमने खुद ढूंढने हैं, 3 एक्शन हैं। अच्छा, एग्जिस्टिंग कोई बोल रहा था कि एग्जिस्टिंग, मैंने कहा था कितनी ऑप्शन है। एग्जिस्टिंग तो पॉसिबल ही नहीं रहा ना, यानी ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग भी कर सकते हो तो कर लो, चलो ये भी करना हो तो कर लो, फिर हम एग्जिस्टिंग को भी कंपेयर करते। एग्जिस्टिंग तो पॉसिबल ही नहीं रहा, अब तो लोग छोड़ गए, तो अब वो पॉसिबल नहीं रहा जो ऊपर लिखा हुआ। चलिए, सवाल के पहले पैराग्राफ में बस इतना बताया है, 50,000 यूनिट्स। आगे अब इस 50,000 यूनिट्स का टेबल है, लेकिन इसमें से सब कुछ भी पॉसिबल नहीं रहा, तो उससे आगे ही चलते हैं। हाउ रीमर्स हैं, और ओके ओके ओके। क्लोज द सेगमेंट इमीडिएटली एंड रेंट द फैक्ट्री स्पेस फॉर 1 ईयर एट अ रेंट ऑफ 40,000 पर मंथ। रेलिवेंट चीज़ है, हाँ जी, क्योंकि रेंट पे देंगे तो रेंट आएगा, वरना नहीं आएगा, तो हाँ रेलिवेंट है। $40,000 पर मंथ है, 480,000। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर रेंट मिल रहा है इनफ्लो लिखूँ, और वहाँ नहीं मिल सकेगा तो आउट लिखूँ? नहीं, अगर हम अलग अलग ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर जिस ऑप्शन में जो है वो लिखें, दूसरे में उसका ना होना ना लिखें। फिर उसके बाद एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर विच वुड बी एबल टू प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ऑफ 40,000, लेकिन ये पॉइंट आगे नीचे फिर दोबारा आ रहा है। फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1, मैनेजर कह रहा है कि अगर सेल प्राइस सेम रखनी है तो 30,000 यूनिट्स बेचेंगे, अगर 90 करनी है तो 40,000 बेचेंगे। यानी पॉइंट नंबर 1 में हमें सेल्स पता चल गई, तो इधर तो सेल्स नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये तो हमने चले जाना है ना, यहाँ पर होंगी सेल्स, इधर होंगी सेल्स 30,000 यूनिट्स इनटू वही जो अभी प्राइस है। अभी कितनी प्राइस है? ज़बानी नज़र आ रही है क्योंकि आपको ऊपर टेबल के अंदर 50,000 यूनिट्स और 5 मिलियन की सेल, तो 100 रुपये, 100 रुपये प्राइस। तो अगर हम प्राइस अभी रखें तो 100 रुपये है, यानी 3 मिलियन, और अगर प्राइस कर लें 90 तो सेल्स हो जाएगी 40,000 यूनिट्स, 36। और अगर किराए पे दे दिया तो सेल नहीं हो सकेगी, तो यहाँ सेल को नेगेटिव लिख लो। नहीं,
है समझा नहीं? हाँ, जगह बच गई तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका, छोड़ दें पूरा पूरा पेज। पॉइंट नंबर 1 डन। पॉइंट नंबर 2, ये एक अच्छा टेक्निकल पॉइंट है, बाकी इतने मुश्किल नहीं थे, ये एक टेक्निकल पॉइंट है थोड़ा सा। और जो इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो इस दफ़ा टेस्ट हुआ है उसमें भी यही पॉइंट था, लेकिन इसमें इसको आई कैप ने ठीक नहीं किया, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। इसमें ठीक किया था, उसमें नहीं ठीक किया। ये पॉइंट 2 समझाता हूँ जी। अगर हम लोग फैक्ट्री बंद कर देंगे, यानी अपना काम करना छोड़ देंगे, किसी को किराए पे दे जाएंगे, तो हमारे पास ना, अभी पॉइंट नंबर 2 समझा रहा हूँ, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है स्टॉक के अंदर, 25,000 किलो पड़े हुए हैं। अगर हम अभी फैक्ट्री बंद करके किसी को किराए पे दे जाएं, तो क्या करें इस रॉ मटेरियल का? बेच दें। ये जो लिखा हुआ है ना कि इसको एक और मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस बात को फिलहाल अगर छोड़ दें, सिर्फ इतनी भी बात कर दूं कि इसको हम बेच सकते हैं, तो अगर अभी हम किसी को किराए पे दे दें तो हम इसके साथ क्या सलूक करने वाले हैं? बेचने वाले हैं, बेच देंगे। लेकिन अगर हम खुद फैक्ट्री कंटिन्यू करते हैं तो फिर यूज़ करेंगे। तो अगर किराए पे देते हैं तो बेचेंगे, खुद ऑपरेट करते हैं तो यूज़ करेंगे। तो इसलिए ये मटेरियल भी रेलिवेंट आइटम है। अगर ऐसा होता कि कुछ रद्दी पड़ी हुई है, वो रद्दी चाहे फैक्ट्री किराए पे दें चाहे ऑपरेट करें, वो इन एनी केस हम बेच देंगे, तो फिर वो रेलिवेंट ना होती। ये बात दोबारा सुनिए, रेलिवेंट आइटम वो होंगी जो तीनों में डिफरेंट है। जैसे इधर किराया है उधर नहीं है, तो किराया एक रेलिवेंट आइटम है। इधर सेल है इधर सेल नहीं है, तो सेल एक रेलिवेंट आइटम है। मैंने कहा कि अगर कोई रद्दी पड़ी होती और वो हम इन एनी केस बेचने ही का फैसला कर चुके होते, चाहे फैक्ट्री खुद निकल के किराए पे दे जाए तो भी वो रद्दी बेचनी ही थी, चाहे खुद 1 साल ऑपरेट करें तो भी रद्दी ही है, बेचनी ही थी। तो उस रद्दी को बेच के जो पैसे आने, रेलिवेंट इररेलिवेंट? इररेलिवेंट होता। ठीक है, ये वाला रेलिवेंट क्यों है? क्योंकि फैक्ट्री किराए पे देंगे तो मटेरियल बेचना था, खुद ऑपरेट करेंगे तो नहीं बेचना, फिर यूज करना था। तो ये रेलिवेंट आइटम है। अब इसको लिखने के 2 तरीके हैं, और ये आपको बार बार ये चीज़ तंग करेगी, तो इसलिए आपने रजिस्टर में लेक्चर नंबर लिखा ही होता है। आप जब भी इस सवाल को करें आपने ये डिस्कशन फिर प्ले करके देख लेनी है। ये मसला आपको आना है बार बार, आखिरी वक्त तक ये मसला रहना है आपको। इसको मैं 2 तरीके से प्रेजेंट करना बता रहा हूं, जिसका ज़मीर जिस पे मुतमईन हो जाए वो मान लेना, दूसरे को गलत ना कहना। दोनों का एंड रिजल्ट सेम आना है, लेकिन दोनों तरीके सही हैं, जो जिसको ठीक लगे वो उसको फॉलो कर लेना। एंड रिजल्ट दोनों का सेम है, बस प्रेजेंटेशन 2 अलग अलग है। अगर हम ये फैक्ट्री खुद ऑपरेट करें तो इस 25,000 किलो का क्या करेंगे? यूज करेंगे। और अगर इस फैक्ट्री को किराए पे दे दें तो बेच देंगे। मैं पहले ये करने लगा हूं कि अगर हम इसको किराए पे देते हैं तो इस पड़े हुए मटेरियल से जो हमने इन्फ्लो लेना था वो ले लेंगे, यहां पर वो इन्फ्लो नहीं लेंगे, फालतू मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर फैक्ट्री किराए पे देनी है तो फिर हम वो मटेरियल बेच देंगे, इन्फ्लो आ जाएगा, और यहां पर वो इन्फ्लो नहीं आएगा। लेकिन जब बेचने लगेंगे तो इसमें हमें फिर एक और हल नजर आ रहा है कि इन 25,000 किलो में से बेच तो उसको सकते हैं हम बेशक, लेकिन इसमें से 15,000 किलो ऐसे हैं जिसको हम एक और मटेरियल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मटेरियल जो हमारी किसी और फैक्ट्री में यूज होता है, कितने का? 18। तो इस मटेरियल को उसकी जगह यूज करने में क्या फायदा? 18 बचेगा। और अगर इस मटेरियल को मार्केट में बेच दें तो 17 का बिकेगा, क्योंकि 19 का बिकेगा 2 खर्च करने के बाद,
तो 17 का बेच दें या 18 बचा लें? तो 15,000 किलो से तो हम 18 रुपए बचा लेंगे। टू, और जो बाकी 10,000 किलो बच गया उसको फिर बेच देंगे। जो एग्जिस्टिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, चूंकि फैक्ट्री किराए पे देने लगे हैं तो एग्जिस्टिंग मटेरियल पड़ा हुआ है वो बेच देंगे, लेकिन ये बचाना ज़्यादा बेहतर है। तो 15,000 किलो से वो 18 बचाने का फ़ायदा ले लेंगे और इसको बेच देंगे। एक है ये प्रेजेंटेशन इसकी सवाल में। हाँ जी, यहाँ तक? अच्छा, यहाँ तक तो आप अभी मुतमईन हैं। अब जो मैं बात बताने लगा हूँ अब बेचैनी शुरू होगी। इधर आते हैं। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे 30,000 यूनिट तो मटेरियल चाहिए होगा। एक यूनिट के लिए कितना मटेरियल चाहिए होता है? 1 किलो। कैसे पता 1 किलो? ऊपर टेबल देखें तो वो टेबल है 50,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन का, और में मटेरियल के सामने 50,000 किलो लिखा हुआ है। तो एक यूनिट के लिए 1 किलो चाहिए होता है। तो इस ऑप्शन में हमने 30,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो कितने किलो चाहिए होगा? 30,000 किलो। अब जो 30,000 किलो चाहिए होगा तो पड़ा कितना होगा? तो 25 तो वो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो 5,000 और खरीदना पड़ेगा वो एडिशनल कॉस्ट है। 5,000 किलो इंटू कितने का मिलेगा? ये आपको ऊपर टेबल से ही नजर आ रहा है। ये मैं नीचे पॉइंट 2 वाला 19 नहीं लूंगा, ये तो बेचने की बात कर रहा है। ऊपर जो टेबल में आ रहा है ना वहां से 19 लूंगा मैं। ऊपर टेबल में कहां से 19 आ गया? ऊपर टेबल में 9.5 लाख रुपए के 50,000 किलो हुए, तो 1 किलो कितने का? 19 का। ये वाला 19 लेगा। पॉइंट 2 वाला 19 क्यों नहीं? वो तो पड़े हुए मटेरियल के बेचने की बात, वो तो इत्तेफाक से बराबर है। बेचने का रेट और खरीदने का रेट में फर्क हो सकता है, तो इसलिए हम इस टेबल से देखेंगे कि 1 किलो कितने का मिलता है। तो 9,50,000 के 50,000 किलो हैं, तो एक 19 रुपए का है। तो हमने 25,000 किलो तो पड़े हुए वाले इस्तेमाल कर लेने, 5 और खरीदने पड़ेंगे, 19 रुपए का मिल गया। यहां कितने किलो और खरीदने पड़ेंगे? हमने 40,000 यूनिट्स बनाने, 40,000 किलो चाहिए, 25 पड़े होंगे, 15 और खरीद लेंगे। 280। ठीक है, ये सोल्यूशन दे रहा हूं आपको। इसमें एक पॉइंट से मैं इख्तलाफ कर रहा हूं आईकेप के सोल्यूशन से, तो इसलिए आपको अपने फॉर्मेट पे सोल्यूशन बना के दे रहा हूं। इसका एडवांस वर्जन था, रीसेंट अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ था। यानी मैं आईकेप के 2015 वाले सोल्यूशन से इत्तेफाक कर रहा हूं, 22 वाले से नहीं कर रहा। सेम चीज के वो 15 में और सोल्यूशन है, 22 में और है, तो मैं 15 वाले से इत्तेफाक कर रहा हूं। तो ये सोल्यूशन दिया है आपको, पहुंच रहा है और कोर्स में अपलोड कर दूंगा। ये सवाल होमवर्क है, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। होमवर्क है स्प्रिंग 22, क्वेश्चन नंबर 7, 20 नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 स्प्रिंग 2022 सोल्यूशन आपको दे रहा हूं अपने फॉर्मेट पे। इसमें जो लोग आईकेप का सोल्यूशन भी देखते होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मटेरियल का वाला सेम पॉइंट था, इस पे मेरा इख्तलाफ है, चेंज किया हुआ मैंने। बाकी सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है, बाकी ठीक है, आईकेप का सोल्यूशन वही है। मैंने सिर्फ कुछ चीज़ों को प्रेजेंट डिफरेंट किया हुआ है, इसलिए आपको राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस भी मिल सकता है अगर कोई आईकेप का सोल्यूशन देखता होता है तो। एक जिससे इख्तलाफ है चीज़ से, वो मैं आपको यही वाली यहाँ समझा रहा हूँ। मिल गया पेज? आप इतनी सारी कॉपी यार। मिल गया आपको?
है। मैं पॉइंट 2 भी क्लोज नहीं किया, अभी क्लोज करता हूं तो पूछिएगा। पॉइंट 2 पे मेरी बात चल रही है अभी। अभी मैंने मटेरियल जो लिखा वो मैं रिवाइज करता हूँ। 25,000 किलो स्टॉक में पड़ा हुआ है मटेरियल। अगर हम फैक्ट्री खुद छोड़ के किराए पे दे रहे हैं तो इस 25,000 किलो को हम ठिकाने लगाने वाले थे। 18 रुपये एक और मटेरियल की जगह यूज़ करके बचा लें और 17 रुपये का मार्केट में बेच दें। और अगर फैक्ट्री खुद इस्तेमाल करनी है तो फिर वो बेनिफिट नहीं ले सकेंगे, तो यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं, या नहीं ले रहे तो नहीं लिखते। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल लेना है वो आउटफ्लो लिख दिया। यहाँ तक। अब परेशानी लाता हूँ। कितने किलो इस्तेमाल होने? 30,000 किलो। तो इससे पहले जब आप पढ़ते आ रहे हैं रेलिवेंट कॉस्टिंग, तो उसमें आप ये किया करते थे कि जो 30,000 किलो इस्तेमाल हो रहे हैं, 25,000 स्टॉक में पड़े हुए हैं। 25,000 किलो पड़े हुए हैं स्टॉक में। अब वो 25,000 किलो स्टॉक में पड़े हुए हैं और रेगुलर यूज़ नहीं है। अब कौन सा रेगुलर यूज़? तो फैक्ट्री बंद कर देंगे। तो मटेरियल पड़ा हुआ हो और रेगुलर यूज़ का ना हो तो उसको हम एज अ कॉस्ट नहीं लेते हैं। 25,000 30,000 किलो मटेरियल चाहिए। जो एक्स्ट्रा लेना है वो तो एक्स्ट्रा ही लेना है, वो तो रेलिवेंट है। लेकिन जो 25,000 किलो इस्तेमाल करना है उसकी नहीं रेलिवेंट कॉस्ट पड़ते कभी। जो 30,000 किलो चाहिए, 5,000 किलो तो नया लेना पड़ेगा। 25,000 किलो किधर है? पड़ा हुआ है। तो रेगुलर यूज ना हो और स्टॉक में पड़ा हो, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन। तो उन 25,000 किलो की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लिखनी इधर, नहीं लिखेंगे, वहां कवर हो गई तो इसलिए ना लिखें। कोई चीज अगर नहीं लिखनी है ना तो वो तब नहीं लिखनी जब वो तीनों में से, तब वो इररेलेवेंट है। हाँ नहीं, अब कौन सा? तो बंद हो जाएगा ना फैक्ट्री, अब कौन सा रहे? हाँ तो हम अभी ही खड़े होकर देख रहे हैं ना, अब तो नहीं है वो 25,000 किलो जो पड़ा रेगुलर यूज नहीं है। ये ना करते तो वो तो हम बेच देते। हाँ जी, यहाँ पर लेना है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नहीं लेना? लेंगे। देंगे? नहीं लेंगे। जब हम जिन सवालों में लिया करते थे ना, उसमें हम सिर्फ एक सोल्यूशन कर रहे होते थे, सिर्फ एक सोल्यूशन प्रेजेंट हो रहा होता था। और एक सोल्यूशन प्रेजेंट करते हुए तरीका यह है कि इसकी वजह से और जो नहीं हो रहा होगा वो एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते थे। अच्छा, अगर हम फैक्ट्री कंटिन्यू करें तो हम ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ना करें तो क्या है? वो ये सॉल्व कर रहे हैं। वो अब एक और सोल्यूशन आ रहा है सामने। इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले इसलिए लिया करते थे कि अगर ये जॉब ना की तो वो बेचते और पैसे आ जाते, नहीं आ सकेंगे इसलिए हम एज अ कॉस्ट लेते थे। इसी तरह से एक सवाल किया था जिसमें एक मशीन यूज होनी थी और वो मशीन अगर इस जॉब पे ना यूज करते तो किराया कमाते। उस किराए को क्या किया था? एज अ कॉस्ट ली थी कि इस जॉब की वजह से अब वो किराया नहीं कमा सकेंगे, तो उसको एज अ कॉस्ट लिया था ना। तो उस किराए को भी एज अ कॉस्ट यहां ले लेते। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम उसको अलग से सवाल में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले सवालों में हम इसलिए उस रेंट को एज अ कॉस्ट ले लेते थे क्योंकि बस हम सिर्फ एक सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे थे। इसीलिए वो मटेरियल जो यहां इस्तेमाल ना होता, बेच देते, नहीं बेच सकेंगे, कुर्बानी होगी, उसको तब एज अ कॉस्ट लेते थे जब सोल्यूशन में एक ही कैलकुलेशन प्रेजेंट हो रही होती थी। अब वो जो अगर ये जॉब ना होती और मटेरियल को हम बेच देते, वो हम कर रहे हैं अलग से सॉल्व, तो उसको यहां दिखा तो दिया एज अ बेनिफिट। अब यहां पर एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर से दिखाएं, इसलिए नहीं दिखाना इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि अगर इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाना है तो फिर रेंट लॉस्ट को भी दिखाएं। दिखाएं रेंट लॉस्ट को, तो फिर इस मटेरियल को यहां एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं दिखाना। लेकिन फिर भी कोई मुतमिन ना हो कि नहीं दिखाना है तो यहां भी दिखा लें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहां भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखा लें, लेकिन फिर यहां पर उसको एज अ बेनिफिट ना दिखाएं। यानी 270 170 यहां इनफ्लो दिखा दे, वहां ना दिखाएं, या फिर यहां से लाइन उड़ा दें और उन दोनों में एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखा दें, फिर ठीक है। हाँ जी, ओके। तो इसलिए इस हालात में इससे हमें पैसे मिल जाएंगे, उनमें नहीं मिलेंगे। जिनमें मिल जाएंगे उसमें लिख लिया, जिनमें नहीं मिलेंगे उसमें नहीं लिखा। तो जब हम एक सवाल को सॉल्व करते हुए जिन जिन ऑप्शंस को अलग अलग सॉल्व करना दिखा रहे होते हैं,
फिर उसमें एक ऑप्शन को सॉल्व करते हुए दूसरे का ना होना नहीं डुप्लीकेट कर देते। अब आप बोलिए पॉइंट 2 में क्या कहना चाह रहे थे? तो वो उसमें ज़्यादा फ़ायदा ये है ना कि उसको हम, तो वो कंपेयर कर लिया ना ज़बानी, 17 है और एक 18 है, एक 17 है और एक 18 है, तो 18 रुपये बेहतर है कि 17 रुपये बेहतर है? तो उस 18 वाले को लिया, लेकिन बस वो 15,000 किलो का इस्तेमाल था, वो कर लिया, बाकी 10 तो बेचना ही है। पॉइंट 1 डन, पॉइंट 2 डन, पॉइंट 3 पॉइंट नंबर 3, ऊपर दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से ऊपर जो 2 बुलेट पॉइंट्स हैं उनमें दूसरे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है, यानी जब बिल्कुल शुरू में परेशानी शुरू हुई थी अदर इंफॉर्मेशन से ऊपर, तो मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग दी फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स, तो उनमें दूसरा अल्टरनेटिव ये था कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कि लेबर हम कॉन्ट्रैक्ट पे ले आएंगे क्योंकि अपने वर्कर्स तो छोड़ गए। अब ये उसकी बात आगे पॉइंट 3 में कंटिन्यू हो रही है कि वो जो अब हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर ला के काम चलाएंगे, यानी ऑप्शन 2 और 3, वो हमें 24 रुपए पर यूनिट वाला बंदे मिलेंगे। तो इनकी जो वेज कॉस्ट जाएगी रेलिवेंट कि नहीं? हाँ जी, तो यहां पर वो लेबर कॉस्ट पड़ेगी 24 रुपए पर यूनिट है, इधर 30,000, सेवन 20,000, और यहाँ 24 रुपए इंटू 40,000, 960। और यहाँ ये खर्चा नहीं पड़ेगा तो सेविंग दिखा दूँ। पॉइंट नंबर 4, यहाँ तक रुक गया हूँ मैं, आप यहाँ तक पहुँचे, फिर मैं चलता हूँ आगे। क्या जी? अच्छा सॉरी, वो एक पॉइंट मिस हो गया। पॉइंट नंबर 3 में चूंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लाएंगे तो वो इतने काबिल नहीं होंगे, इसलिए उनकी ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी और उस ट्रेनिंग के ऊपर 4,000 खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो दोनों में सेम है, तो फिर ये रेलिवेंट क्यों है? इररेलेवेंट तब होता जब तीनों में सेम होता। तो ट्रेनिंग कॉस्ट होगी 40,000 रुपये। हम जितने क्लास वर्क होमवर्क फास्ट पेपर करते हैं ना, ये ही आप रिवाइज कर लेंगे तो यही बहुत होंगे आपके लिए। बल्कि स्प्रिंग 22 में तो मैं देख रहा था मेजॉरिटी फास्ट पेपर्स कॉपी किए हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग स्प्रिंग 10 की कॉपी था, ये जो शट डाउन है वो इसकी कॉपी था, एक वेरिएंस वाली मिसिंग फिगर वाला सवाल था वो 2014 वाले की कॉपी था, और भी इस तरह के थे, कॉपी थे। वेरिएंस वाला 2008 की कॉपी था। पॉइंट 3 तक। पॉइंट नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की वजह से वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जितने पहले होते थे वो तो वेरिएबल हैं, चूंकि अब भी होंगे, लेकिन अब ज़्यादा महंगे पड़ जाएंगे। पहले कितने थे? ऊपर आपको टेबल से नज़र आ रहा है कि 5 लाख रुपए वेरिएबल ओवरहेड्स थे। अच्छा, वेरिएबल हैं तो वेरिएबल चीज़ें पर यूनिट होती हैं ओरिजिनली, तो 5 लाख रुपए का मतलब है 10 रुपए।
5 लाख रुपए 50,000 यूनिट्स के लिए थे ना, तो 10 रुपए, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, ये पर यूनिट चीज़ें। तो वेरिएबल ओवरहेड जितने पहले होते थे 10 रुपए होते थे, अब 20% ज़्यादा होंगे, अब 12 रुपए होंगे। तो वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे 12 रुपये इंटू 30,000। और ये 12 रुपये, चलो बता देते हैं इनको कैसे निकाला हमने। ये निकाला है 5 लाख रुपए जो कि 50,000 यूनिट्स के लिए थे, और 20% बढ़ा दिया तो 12 रुपये निकला है। 360,000 और यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो ऊपर आ रहे हैं उनमें क्या शामिल है। एक तो मशीनों की डेप्रिसिएशन शामिल है, मशीन जो कि ऑलरेडी हैं उनकी डेप्रिसिएशन, ये कोई रेलिवेंट चीज़ नहीं है। क्यों रेलिवेंट नहीं है? क्योंकि मशीन ख़रीद चुके थे, वही है जो टूट टूट के डेप्रिशिएट हो रहा होता है। मशीनें ख़रीदी थी 17 लाख की, 17 लाख की। हाँ, रेलिवेंट ये होगा कि अब से ऑनवर्ड क्या होना था अब से ऑनवर्ड मशीन सेल होनी थी। अगर अभी हम फैक्ट्री किसी को किराए पे दे देते तो अभी हमने 8.30 की बेच देनी थी, और अगर साल और चला के बेचेंगे तो थोड़ी सस्ती बेचेंगे, यानी 8.30 से कितना सस्ता हो जाएगा? 5 रुपये इंटू 30,000, 80,000। -5 इंटू 40,000, 6,30,000। ये पॉइंट दोबारा समझिए, मशीन कितने की खरीदी थी इररेलेवेंट है, क्योंकि तो था और वही 17 लाख डेप्रिशिएट होता आ रहा था, इररेलेवेंट पास चीज़ है। लेकिन अब से ऑनवर्ड आगे देखते हैं, अब से ऑनवर्ड आगे हमारे पास हल ये है कि मशीन बेचनी है। ये सिनेरियो हुआ तो इतने की बेचेंगे, ये सिनेरियो हो तो इतने की बेचेंगे, ये सिनेरियो हुआ तो इतने की बेचेंगे। तो तीनों में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स है। ये कैलकुलेट कैसे किया? ये लिखा हुआ है अंग्रेजी में कि अगर अभी बेच दें तो वो तो 8.30 की है, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करके बेचेंगे तो 5 रुपये पर यूनिट इसकी वैल्यू गिरती जाएगी। तो इधर चूंकि 30,000 यूनिट्स बना के बेचेंगे तो इतनी सस्ती करके बेचेंगे, और इधर 40,000 यूनिट्स बना के बेचेंगे तो इतनी सस्ती करके बेचेंगे। पॉइंट 5 दूसरा बुलेट पॉइंट, ऑल अदर कॉस्ट्स इंक्लूडेड इन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रिप्रेजेंट अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल ओवरहेड। फैक्ट्रियाँ और भी होंगी बिजनेस की, ये उनकी बस कॉमन खर्चों की अपोर्शनमेंट है, एलोकेशन है। एलोकेशन, एलोकेटेड ओवरहेड्स ये नहीं होते रेलिवेंट, ये तो बिजनेस में जनरल हो ही रहे होते हैं और बस बांटा होता है इनको। ये पहले भी होते थे, अब भी होंगे। और लास्ट ऊपर टेबल में जो एडमिन नज़र आ रहे हैं, इनमें से 40% वेरिएबल हैं। तो फैक्ट्री कंटिन्यू करेंगे तो वो होंगे, बंद करेंगे तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर वो हैं, यहाँ नहीं है। कितने नज़र आ रहे हैं ऊपर? कितने जी? 5 लाख। लेकिन मैं फिर वही बात जो वेरिएबल ओवरहेड में की थी वेरिएबल चीज़ है ना, तो पर यूनिट तो 5,50,000 यूनिट्स के बेचने के थे तो 10, लेकिन वो सारा वेरिएबल नहीं है, उसमें से 40% वेरिएबल है, यानी 4 रुपये। ये मैं इधर वाला ये 4 रुपये में इधर दिखाता हूँ।
5 लाख रुपए ऊपर एडमिन सेलिंग है, इनमें से 40% थे जो वेरिएबल थे, यानी 4 रुपए, यानी 4 रुपए नहीं, हाँ 4 रुपए। ये ऐसे निकला है 4 रुपए। तो 4 रुपए इंटू यहाँ हमने 40,000 यूनिट्स बेचने हैं, और यहाँ 4 रुपए हमने 30,000 यूनिट्स बेचने हैं। 160 और 120। ये वाला 17500000, कौन सा वाला? 23450000, 10450000। तो कंक्लूजन ये हुआ कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए और सेम प्राइस पे कंटिन्यू करके 30,000 यूनिट्स बेचने चाहिए। कंटिन्यू और शट डाउन यही है। इसी का एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था, वो आपको होमवर्क दिया है, स्प्रिंग 22 क्वेश्चन 7। इसकी बोर्ड की सैर कराने यार स्लो एक दफ़ा, बोर्ड कवरेज एक दफ़ा कर दें दोबारा। मशीन जितने की खरीदी थी वो तो इररिलेवेंट है। अब हम जहाँ खड़े हैं हमने इस मशीन को बेचना है, पैसे आने हैं, यहाँ और आने, वहाँ और आने, वहाँ और आने, इसलिए रेलिवेंट है। ये सेम नहीं आंसर? 2305 है, बाकी ठीक है। तो अब भी ये कंक्लूजन यही है कि इसको नोट करें, फिर फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का इंट्रोडक्शन ले लें, एग्जाम प्रैक्टिस फिर अगली क्लास में कराता हूँ। देखिए डिसीजन मेकिंग में होता है हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से आगे, पास्ट तो हो गया जो होना था। जी ये बिजनेस सिर्फ ये एक सेगमेंट नहीं चला रहा, और भी बहुत सारे काम कर रहा होगा। जब एक से ज़्यादा काम होते हैं ना, तभी कुछ कॉमन खर्चे होते हैं जिनकी अपोर्शनमेंट होती है। एक कॉलेज की मिसाल लेते हैं। एक कॉलेज है, उनका एक हेड ऑफिस है, एडमिशन ऑफिस है। उस कॉलेज की 4 ब्रांचेज हैं। इन ब्रांचेस के कुछ अपने अपने खर्चे भी होंगे, वो अपने अपने फिक्स खर्चे हो सकते हैं। हेड ऑफिस के खर्चे, हेड ऑफिस तो नहीं कमाना, कमाने तो उन्होंने है, तो हेड ऑफिस के कॉमन खर्चे इन चारों को अपोर्शन होते होंगे। हेड ऑफिस के खर्चे होते होंगे लेट्स से 800 मिलियन, इन 4 ब्रांचेस को अपोर्शन होते थे। अब अगर एक ब्रांच खत्म कर देंगे तो उस 800 पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अपोर्शन वाले रेलिवेंट नहीं होते। पहले वो 4 में बढ़ते हैं, तब 3 में बढ़ जाएंगे, रहेंगे तो टोटल 800 ही। जी मिटा दूं। लास्ट फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर उसके सवाल मंडे को करता हूँ।
एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, तो फिर एग्जांपल से ना वैल्यूज होती हैं तो बेहतर समझ आता है। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में ये लास्ट। मिसाल से समझाता हूँ, फिर उस मिसाल का जो सोल्यूशन करूंगा तो वही इसका डिसीजन रूल होगा। यानी मैं डिसीजन रूल लिख के भी नहीं दूंगा, बस आप समझे मैं आपको मिसाल से पूरा सिनेरियो क्रिएट करके दे रहा हूँ, जो उसका सोल्यूशन होगा वही डिसीजन रूल होगा। प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है, इससे बनते हैं सिग्मा के 5000 किलो और बीटा के 12000 किलो। ये जो सिग्मा के 5000 किलो हैं जॉइंट प्रोडक्ट। अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का सवाल है तो इसमें फिर प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स है, वो आपके बाएं हाथ का खेल है। सिग्मा सेल हो जाता है 80 रुपए का। बीटा के लिए मैनेजमेंट के पास 2 हल होते हैं, या अब 2 हल हैं। एक तो ये उसको बेच देते हैं या बेच सकते हैं 120 का, या फिर अभी अभी इनको किसी सियाने ने बताया है कि आप इसको बेचने की बजाय प्रोसेस 2 में डालें, फिर इस पे मजीद पैसा खर्च करें। ये डाल लेते हैं 5 लाख रुपए खर्च करें, इनसे बनाए थीटे 10,000 किलो और फिर थीटे को बेचें। अच्छा, थीटा एक टर्म इस्तेमाल होती है, क्या बोला है, किसको कहते हैं थीटा है? नहीं वैसे हम नहीं, जो बहुत ज्यादा पढ़ता है उसको थीटा कहते हैं, पढ़ते ही रहता हूँ। थीटा को सेल कर देंगे फॉर $185 का। अगर सिग्मा बेचते हैं तो उस पे सेलिंग कॉस्ट आती है 5 रुपये, इसको बेचने पे सेलिंग कॉस्ट आती है 8 रुपये, इसको बेचेंगे तो सेलिंग कॉस्ट आएगी 9 रुपये। ये डिसीजन है जी कि बीटा को एज बीटा बेच दें या उसको फर्दर प्रोसेस करके थीटा बनाएं फिर थीटा को बेचें। ये डिसीजन है, इसको फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन कहते हैं कि एक प्रोडक्ट जो एक प्रोसेस से बन रहा है वो उसी हालत में भी बिक सकता है और फर्दर प्रोसेस होके भी बिक सकता है। तो क्या उसको उसी तरह बेच दें या फर्दर प्रोसेस करके बेचें, इसको फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन कहते हैं। क्या ख्याल है जी, कैसे डिटरमिन करें इस बात को? जिसमें ज़्यादा फायदा है वो देख लेते हैं। इस डिसीजन को करते हुए क्या ये चीज़ रेलिवेंट है कि बीटा बनता कितने का है? यानी प्रोसेस 1 से बीटा बनता कितने का? क्यों? हो चुका है, चलो ठीक है, लेकिन जिस मोड़ पे आके डिसीजन है
वो बन के ही उस मोड़ पे आएगा। यहां से आगे दो रास्ते हैं कि बनने के बाद जहां पहुंचेगा अब यहां से बेचना है या फर्दर प्रोसेस करना है। तो इस डिसीजन मेकिंग पॉइंट के लिए ये रेलिवेंट नहीं है कि ये बनता कितने का। तो प्रोसेस 1 के खर्चे रेलिवेंट नहीं है, इस फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के लिए प्रोसेस 1 के खर्चे नहीं है रेलिवेंट। तो अब इसमें डिसीजन ऐसे करना चाहिए कि हम एक ऑप्शन ले लेते हैं सेल नाउ या सेल बीटा, और एक ऑप्शन ले लेते हैं कि सेल थीटा। अच्छा, इस 120 और 185 को कंपेयर करना है या टोटल? यानी 120 और 185 को कंपेयर कर लें कि टोटल कैलकुलेशन करें? क्यों टोटल कैलकुलेशन करूं? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है, यूनिट्स फर्क है, तो टोटल। तो अगर हम अभी बेचते हैं तो एक तो ये बीटा सेल होगा 12,000 किलो इंटू 120 का जी, और इस पे सेलिंग कॉस्ट आएंगी 8 रुपये, 6,000। ऐसा करते हैं तो 13,44,000। और अगर इसको थीटा बना के बेचते हैं तो 10,000 इंटू 185, 1850। सेलिंग कॉस्ट आएगी इंटू 90,000। लेकिन इसको थीटा बनाने के लिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आएगी 5 लाख की, 1260। तो डिसीजन क्या हुआ कि फर्दर प्रोसेसिंग ना करें, बीटा को ही सेल ना हो, फर्दर प्रोसेसिंग ना करें। ये फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन होते हैं। अब इसमें मुश्किलें क्या हो सकती हैं? इसकी कैलकुलेशन में मुश्किल डाल देंगे और लॉस डाल सकते हैं, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग की कैलकुलेशन डाली जा सकती है। अदरवाइज फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन वो यही है। कंक्लूजन कैसे, मतलब क्या इससे आंसर क्या निकला, डिसीजन मैकेनिज्म क्या है, क्या सीखें, क्या याद रखें? सेल नाउ को अलग सॉल्व कर लें, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल करने को अलग सॉल्व कर लें, और इस सोल्यूशन करते हुए P1 वाली कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है। ये सोल्यूशन आप लिखें ज़रूर, लेकिन ये जो सारी इसका कंक्लूजन कहानी है ना वो भी लिखें कि करना क्या है हमने। जिस प्रोडक्ट को सेल नाउ या फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल करने का डिसीजन है तो दो कैलकुलेशंस कर लेंगे हम, सेल नाउ की कैलकुलेशन कर लेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग की कैलकुलेशन कर लेंगे। जिस ऑप्शन में ज़्यादा प्रॉफिट है वो ऑप्शन बेहतर है, और इस कैलकुलेशन के लिए P1 की कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है। चलो ठीक, अल्लाह हाफिज़।